हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है और इस वीडियो को डालने में मुझे कितनी हिम्मत लगी होगी शायद मैं ही जानती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को शायद मजाक भी बना सकते हैं और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सोशल एक्सपेरिमेंट और फेमस होने के लिए ऐसे वीडियो डालना बहुत ज़रूरी होता नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सब कुछ ज़रूरी होता है जब तक हम जिंदा हैं। जी हाँ, जब तक हम जिंदा हैं हमारा सब कुछ ज़रूरी होता है, और एक बार ये सांस छूट जाती है तो हमसे हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार, हमारा प्यार, हमारा सपना सब कुछ छूट जाता है। तो मैं मेरी तारीफ़ में या मेरे इंट्रोडक्शन में आज कुछ नहीं कहूँगी। मेरे बड़े भैया की डेथ हुई है, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं 24 नवंबर को। और आप ये देखिए कि सन 2024 चल रहा है और ये साल मुझे मेरे जीवन में शायद कभी भूलने नहीं देगा कि सन 2024 की 24 तारीख को मेरे साथ में क्या हुआ। वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपनी ज़िंदगी की मैं बता देती हूँ, और उस दिन क्या हादसा हुआ मैं आप सभी को बता देती हूँ। 24 तारीख को सुबह 7 बजे मुझे मेरी भतीजी शुद्धि का कॉल आता है और वो मुझसे कहती है कि बुआ, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उनको सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो मैंने जल्दी से उस दिन 2 व्हीलर ही लिया, 4 व्हीलर भी नहीं ले पाई, और मैं फटाफट से MBS गई और शुद्धि के एक फ्रेंड ने उसको कॉल कर दिया था, और शुद्धि और साकिब भैया MBS पहुँचते हैं। इमरजेंसी में कैसे डॉक्टर होते हैं, ट्रेनिंग वाले डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर उनको चेकअप किया, ECG करवाया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, BP चेक किया, सारी रिपोर्ट्स उनकी लेने के बाद में हम सब वहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो हमने साकिब भैया से पूछा, उनको एक इंजेक्शन भी लगाया, थोड़ा उनको आराम भी मिला, रिलीफ भी आया, और हमने साकिब भैया को ये भी बोला कि आपको एडमिट करवा देते हैं। तो सब ने इतना हार्डली नहीं लिया कि नहीं अभी ठीक है वैसे तो। और बातों बातों में अचानक से साकिब भैया ने हमसे एक बात कह दी कि सुनो, देखना 7 दिन लिख के ले ले, 7 दिन अगर मैं निकाल लूँ ना, 7 दिन अगर मैं बच जाऊँ तो देख लेना। अब चूंकि मेरे भैया की एक आदत थी, वो बहुत मजाकिया थे, तो हमने इस बात को रफली ले लिया। शुद्धि ने भी इस बात को इतना गौर करके नहीं लिया, किसी ने भी इस बात को बहुत बड़ा नहीं लिया, बिकॉज मेरे भैया हमेशा थोड़ा मजाकिया मूड में रहते थे, और पता नहीं ये बात उन्होंने क्यों कही, किस लिए कही, अब हम नहीं समझ पाए। शायद हमें समझना चाहिए था कि उनको सांस लेने में ज़्यादा कुछ तकलीफ हो रही है, शायद इस वजह से उनसे ये बात निकली हो, या फिर वो कुछ भी कहते रहते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है, कोई मेरा आके गला पकड़ रहा है, मेरी सांस रुक रही है। तो हम वहाँ पे उनका चेकअप करवा के, और उनको लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया था डॉक्टर ने कि भैया थोड़ा बहुत कभी कभी जर्दा खाते थे और सिगरेट पीते थे, बहुत कम पीते थे, उनको लंग्स में थोड़ा वाइट वाइट सा आ रहा था, तो सिगरेट पीने के लिए मना भी किया था। तो फिर हम लोग भैया को लेके हम लोग घर चले गए। हम जब घर पहुँचे तो मजाक कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइमिंग था, तो चलो कचौरी खाते हैं, तो चलो रतन की कचौरी लेकर हम लोग आए, खमन हम लेकर आए, हम लोग घर पर बैठे, और सडनली खाते खाते भैया और सब मजाक कर रहे हैं। तो फिर मुझसे उन्होंने बोला कि शुद्धि बाबू का ध्यान रखना। तब भी मुझे नहीं लगा कि ठीक है, इट्स ओके, मजाक की तो कर रहा है। मैंने बोला ऐसे मत बोलो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर मैं उठ के किचन की तरफ गई। फिर मेरे हस्बैंड मुकेश को मेरे भैया ने बोला कि अरे ऐसा नहीं हो, दिवाली ख़राब हो जाए। तो सडनली तब भी मुकेश ने इतना वैसे नहीं लिया कि हाँ ठीक है ना, क्योंकि जब मजाकिया इंसान होता है ना, तो हम उनसे कहते भी रहते थे अक्सर वो कि वो मरने की बातें ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में टूट चुके थे। और अब मैं शॉर्ट स्टोरी मैं ये बता देती हूँ, उनका टूटने का कारण थोड़ा हमारी भाभी भी थी, क्योंकि उनकी शादी 12 मई को हुई थी, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, और कुछ पिछले 2-2.5 सालों से भाभी और उनके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, और वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो साकिब भैया बहुत बार मुझसे कहा करते थे, सुनो बात कर ले। मैं कोशिश करती थी, लेकिन मुझे भाभी की तरफ से कोई मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो शायद में भी यूँ कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं, और हमने इतना प्यार भी देखा है उनकी इस 15 से 20 साल की शादी में, कि मेरी भाभी उनके आगे पीछे अरे बिट्टू, एक दूसरे को वो बिट्टू कहा करते थे कि अरे बिट्टू पराठा बना दूँ, आलू का पराठा बना दूँ। मेरे भैया को दाल बहुत पसंद थी, कहते थे दाल बना दूँ, मूंग की दाल बना दूँ। तो लिटरली उनसे इतना प्यार मेरी भाभी ने किया है, तो मैं उस चीज़ को भी मैं ऑब्जर्व करती थी, और मैं उसको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लूँगी। पता नहीं उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा, आई होप, शायद मैं आज सोचती हूँ कि मुझे पता कंफर्म कर लिया होता। मैंने बहुत की, मैं सॉल्ट आउट नहीं कर पाई।
थोड़ा दुख मेरी भाभी को मेरे भैया का था, और यूँ कहें कि इस दुख को थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा कम करने लगे थे, बिकॉज शुद्धि और हमारा एक प्यारा सा पेट है जिसका नाम है होप, उसको वो खिलाते रहते थे, घुमाते रहते थे, तो दुख थोड़ा सा कम भी चल रहा था। तो चलिए वापस आते हैं 24 नवंबर को, जिस दिन हमारे भैया हमें छोड़ के गए। तो हम लोग वहाँ से आ गए, सुबह नाश्ता किया और फिर हम घर पे आ गए। देन उसके बाद में दिन में भैया वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, और शाम के 5:30 बजे करीबन उन्होंने हमारे होप को घुमाया है, और शुद्धि को कह रहे थे कि इसको खाना दे दे, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। दिन भर उन्होंने रेस्ट किया है, दिन भर ऐसा नहीं लगा सिम्टम्स कि उनको हम इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाएं या एडमिट करवाने हम हॉस्पिटल में लेके जाएं। और इवनिंग टाइम में आरती का समय हो रहा था। देन उसके बाद सडनली उनकी यहाँ पे कुछ दम सा घुटने लगा, पेन होने लगा। तो उन्होंने उससे पहले चाय बनाई है, शुद्धि को पिलाई, मम्मी को पिलाई, खुद ने चाय बना के पी है, और वो पलंग पर लेटे हुए थे दीवान पर। देन अचानक से उनको दम घुटने लगा, और उनको वॉशरूम जाना था, तो उनका टॉयलेट वहाँ पर ही थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा यूरिन उनका निकल गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़े रूम पे, और वहाँ पे चक्कर खा के उनको वोमिट हो गई। वोमिट होने के बाद में सडनली मम्मी ने कहा कि तो कोई बात नहीं तो जा, बोले मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पॉटी आ रही है। मेरे भैया अंदर का बोर्ड पे जाके बैठे, और शुद्धि ने इमरजेंसी कॉल मुझे उस वक्त लगाया, और मैं थी उस दिन पार्लर पे, मैं अपने हेयर कलर करवा रही थी। मुझे नहीं पता था, आज मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है कि हम जब किसी टाइम पर अवेलेबल नहीं हो, लेकिन मेरे से जितनी जल्दी हो सका मैं वहाँ से निकल गई थी। और मेरे सिर में पूरे पे पेपर्स डले हुए हैं, और शुद्धि ने मुझे कॉल करके बोला वो आप जल्दी से आ जाओ कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई, पापा बेहोश हो गए वॉशरूम में। और उधर से शुद्धि का कॉल आता है, और वहीं मेरे भैया कबूट पे से गिर जाते हैं, और वहीं पर ही उनके प्राण निकल जाते हैं। फिर मेरी मम्मी का कॉल आता है, मेरी मम्मी ने कहा कि जल्दी कर, शायद तू देख नहीं पाए। फिर मैं MBS गई, फटाफट से मैंने हेयर वॉश किया, और मैंने जाके देखा एक बहन के लिए एक बड़े भाई का खोना ऐसा होता है जैसे जैसे पिता होता है, जब पापा उसको छोड़ के जाते हैं तो उसको प्यार मिलता है भाई से। तो एक इमोशनली जो किसी के साथ में अगर हमारा टच होता है, हम ये नहीं कहते कि कोई इंसान हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन वो जिंदा रहता है और हमारे जीवन में रहता है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। सन 2014 में मेरे पापा, अगर कुछ लोग इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाएंगे, देखेंगे, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा हाउडी के जाने माने कवि श्री धन्नालाल सुमन, जब यहाँ पे अगर उनकी बात करें तो सन 2014 में वो हमें छोड़ के चले गए थे। 3 अगस्त सन 2014 रात को आई थिंक 2 से 3 के बीच में वो हमें छोड़ के गए थे। और साकिब 24 नवंबर सन 2024 में, सॉरी पापा सन 2012 में गए थे हमें छोड़ के, और नेट ठीक 12 साल के बाद 24 तारीख को सन 2024 में साकिब ने हमें छोड़ के। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती है कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया, मैं कुछ रोई हूँ और मैंने अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ में शेयर करी है। आप ये देखिए मेरी भाभी को वो बहुत याद करते रहे, शायद मेरी भाभी की भी हट थी, एक जिद थी कि बोला मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं बात करनी है आपके भैया से, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। मैं उनसे कहती थी कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप सॉल्ट आउट करो, आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। रही शुद्धि और उनका एक और बेटा है बाबू, जिसको हम प्यार से बाबू बुलाते हैं, कविंद्र उसका नाम है वैसे। वो साउथ अफ्रीका जॉब करता है। वो जैसे ही सन 18 का हुआ था, जब उसका 18 में मतलब बॉर्न लगा था, सॉरी, तब 18 का वो जैसे ही हुआ वो साउथ अफ्रीका में भेज दिया गया था। और मेरे भैया उसको रोज़ वीडियो कॉल में बुलाते थे कि बाबू आ जाओ, तो बाबू तू कब आएगा। और एक पिता के लिए इससे बुरा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा कि उसकी जीवन साथी उसके साथ में नहीं है, उसका बेटा उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं है। मेरे छोटे भैया ने मेरे भाई का अंतिम संस्कार किया। फिर वो शुद्धि से बहुत प्यार करते थे, उसको अपना बेटा मानते हैं,
तो फिर मैंने शुद्धि से कहा कि कोई बात नहीं, शुद्धि जानती है कि पापा उससे कितना प्यार करते थे, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुद्धो ऐसे बैठे, शुद्धि शुद्धि ये खा ले, शुद्धि वो खा ले, शुद्धि ये लाओ तेरे लिए। और ठीक है, जिंदगी बहुत ज़्यादा लंबी थोड़ी होती है, लेकिन छोटी भी नहीं होती है, और हाँ खत्म ज़रूर हो जाती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हमें छोड़कर आज तारीख है 9 नवंबर आई थिंक, और सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ आपको, 24 नवंबर को नहीं गए थे मेरे भैया, 24 अक्टूबर को गए थे। और अब ये देखिए सडनली कोइंसिडेंट ऐसा है कि 1 नवंबर को उनका जन्मदिन आने वाला था। मतलब अपने जन्मदिन से वो 7 दिन पहले ही निकल जाए, निकल करके हमें कह गए कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, शॉर्ट्स को आप देखिएगा, वो अपने पिछले जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुद्धि है उसमें, शुद्धि ने वो शूट किया है, और उस शॉर्ट्स में है भैया कि केक कट कर रहे हैं, होप वहाँ पे बैठे हुआ है, और एक शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर 1 नवंबर को हमारे भैया का बर्थडे निकला, और अभी तक हमारी जो नज़रें हैं उनको कहीं ना कहीं तलाशती रहती है। हमको लगता है कि शायद उधर से कहीं आ जाएंगे, उधर से कहीं आ जाएंगे। बहुत फूडी थे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि दाल बहुत पसंद थी खाने में उनको, तो मुझसे कहा करते थे ले अब चल, तो इतना ज़िद कर रही है। मैंने कहती भी नहीं थी कि खाना खा लो और ले लो, लेकिन कि चल तो इतना ज़िद कर रही है तो एक रोटी खा लेता हूँ, एक रोटी और दे दे। तो अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब जिंदा रहते हैं तो हम थोड़ा झगड़ा झगड़ा नोक झोंक चलती रहती है। वो हर फैमिली में, हर किसी के साथ में होता है जनरली। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, और दुनिया में बहुत सारे दुख हैं। और मैं अपने फीलिंग्स और अपनी बात और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि ज़िंदगी में हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते रहें। साथ में माँ बाप का हमेशा सम्मान हमें करना चाहिए। हम अक्सर भूल जाते हैं, आज की जनरेशन, आज का जो यूथ है, यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, वो ख़ास तौर से भूल जाता है कि अगर हम पैसा कमाने लग गए और हमारे माँ बाप गरीब रहे हैं तो हम उनकी डिसरेस्पेक्ट करें। ऐसा कभी नहीं होता है जीवन में। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ ज़रूर हो सकता है, लेकिन माँ बाप की जगह पैसा कभी नहीं ले सकता है। तो इसलिए आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पापा के ऊपर या हमारे माँ बाप के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कर सके हैं, क्योंकि वो अगर इस दुनिया में नहीं आते तो आप कहाँ से आते हो। तो ये मैसेज उन टीनेजर्स बच्चों के लिए है जो रिसेंटली नया नया काम करने लगे हैं और अच्छी उनको सैलरी मिलती है, अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो मेरा पर्सनल ऐसा थॉट है कि आपको माँ बाप की इज़्ज़त हमेशा करनी चाहिए, आप चाहे कितने ही अमीर आदमी बन जाओ। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि इस बार की दिवाली हमारी बहुत सोनी हो गई, क्योंकि भैया को भी बहुत शौक था दिवाली पे अच्छे से रेडी होते थे, और मतलब करते ही थे सेलिब्रेट हर फंक्शन को। और कुछ वीडियोस में इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरी लास्ट राखी उनके साथ में रही, और भाई दोस्तों मैं मना ही नहीं पाई उनके साथ में, पहले ही छोड़ के चले गए मुझे। तो आई थिंक ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, जिस हाल में होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने भैया के लिए। और इस वीडियो को यहीं फिनिश मैं करती हूँ, बिकॉज मैंने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर किया है। बाकी ऐसा कोई मेरा लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। एक जनरली मैंने ज़िंदगी की एक सच्चाई बताई है कि कैसे एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 16 साल की उनकी गृहस्थी ख़त्म हो गई 16 मिनट में। उनका एक जवान बेटा जो विदेश में चला गया, वो उनसे मिल नहीं पाया एंड वक्त में, और कैसे उनकी अचानक से डेथ हो गई। वो कहा करते थे कि मैं जाऊँगा ना, मैं परेशान होकर नहीं जाऊँगा, मुझे शुद्धि ने बताया। तो कहते हैं ना कि जीवन में जो अपने मरने की भविष्यवाणी करके गया हो तो वो तो जीवन में क्या ही मतलब हमारे लिए रहा है और क्या रहा होगा। हम उससे कहते भी था कि मम्मी इनकी बातें ना बहुत सच्चाई हो जाती है, ये ऐसे कहते थे। तो हम तो डरते भी थे उनके सामने बातें करने से, क्योंकि वो गुस्सा भी बहुत करते थे, लेकिन ना फिर कहते थे मेरे मन में कुछ भी नहीं रहता है। तो आई होप साकिब भैया आप जहाँ भी हुए आप बहुत अच्छे से वहाँ पे रहें, और आपको माता रानी अपने चरणों में स्थान दें, और आपको शांति प्रदान हो। जो सुख और जो तकलीफ़ें आपने इस दुनिया में रही
और आपको जो आपकी इस तकलीफ़ों के साथ साथ आप गए हो, तो हम आपसे बस यही प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं, माता रानी आपको अपने चरणों में स्थान दें। जय माता दी, राधे राधे। महाकाल अपने चरणों में स्थान दें। और आप सभी से मैं परमिशन लेती हूँ। आई होप आप मेरे इस वीडियो को गलत नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी, राधे राधे, जय महाकाल।